नमस्कार दोस्तों। वीआईपी आखिर होता कौन है? क्या वीआईपी का अर्थ कानून व्यवस्था को ताक पर रखना होता है या फिर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ वीआईपी की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए बनाई जाती है? क्या वीआईपी संस्कृति भारतीय परंपराओं पर आघात कर रही है या फिर देश की पूरी प्रशासनिक प्रणाली ही इस संस्कृति को बढ़ावा दे रही है? इन सभी परिस्थितियों में अगर कोई व्यवस्था चरमरा जाए तो इसके लिए दोषी कौन होगा? वीआईपी, सत्ता, सरकार या फिर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू न कर पाने वाली परिस्थितियां? क्या वीआईपी अपने आप में सत्ता का प्रतीक बन चुका है? यहाँ आम लोगों की परेशानियां मायने नहीं रखती, चाहे उनकी जान पर ही क्यों न बन जाए, बस वीआईपी की सुरक्षा और सुविधा बनी रहे। विशेष रूप से तब जब भारत की राजनीति धर्म के सबसे बड़े मंच में परिवर्तित होती दिख रही हो, जहाँ राजनीति धर्म नहीं बल्कि राजनीति का ही एक धर्म बन चुका हो। यदि आप टेलीविजन स्क्रीन पर 24 घंटे समाचार चैनलों के माध्यम से देश की स्थिति समझने का प्रयास करें तो आपको भारत की संस्कृति, उससे जुड़े धर्म और राजनीति से लिपटी सत्ता की एक पूरी श्रृंखला दिखाई देगी, जिसमें वीआईपी संस्कृति पूरी तरह व्याप्त है। अब कल्पना कीजिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। उनकी भगवा वेशभूषा उन्हें अन्य मुख्यमंत्रियों से अलग बनाती है। ये भगवा वस्त्र एक धर्म, आस्था, संस्कृति और कहीं न कहीं सत्ता के प्रभाव से भी जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। परंपरागत रूप से ये त्याग का प्रतीक माना जाता है, लेकिन क्या ये वास्तव में त्याग का ही प्रतीक है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पृथ्वी का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ मेला या महाकुंभ शुरू होते ही 3 बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला, लगभग 40 से 45 करोड़ लोग संगम में स्नान करने पहुंचेंगे। संगम जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का मिलन होता है, प्रयागराज की पहचान है। ये मेला नासिक, हरिद्वार या उज्जैन में भी होता है, लेकिन प्रयागराज विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ गंगा किनारे सबसे अधिक खुली भूमि उपलब्ध है। इस विशाल जनसमूह को देखते हुए महाकुंभ के लिए व्यवस्थाएं पहले से ही बनाई गई थी, यह मानकर कि करोड़ों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आएंगे, खासकर उस समय जब राजनीति स्वयं धर्म में डुबकी लगाने को उत्सुक हो। बड़े उद्योगपति, कॉरपोरेट जगत के लोग, ताकतवर व्यापारी और सत्ता के करीबी व्यक्ति भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यहाँ पहुँचते हों। ये उपस्थिति सत्ता के प्रति उनकी निष्ठा और विचारधारा के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। यहीं से वीआईपी संस्कृति की एक नई परिभाषा जन्म लेती है। प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था आम लोगों के बजाय वीआईपी पर केंद्रित हो जाती है। ये स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब रात 12 बजे से 2 बजे के बीच प्रयागराज में अव्यवस्था फैल जाती है। क्या ये पहले से अनुमानित नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ आएंगे? क्या ये संभव नहीं था कि वीआईपी संस्कृति इस पूरी व्यवस्था को चरमरा देगी? और क्या इससे ये संदेश नहीं जाता कि महाकुंभ आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि वीआईपी लोगों के लिए आयोजित किया गया है? जब स्थान, सड़कें और अन्य सुविधाएं वही रहती है लेकिन वीआईपी आवाजाही कई गुना बढ़ जाती है, तो स्वाभाविक रूप से आम लोगों के लिए समस्याएं भी कई गुना बढ़ जाती है। भीड़ में दबने की घटनाएं, अव्यवस्थित यातायात और प्रशासनिक लापरवाही आम श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का कारण बनती है। क्या इसका अर्थ ये नहीं निकलता कि आम लोगों की तुलना में वीआईपी लोगों की सुविधा अधिक महत्वपूर्ण है? महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार के प्रोटोकॉल अधिकारियों ने वीआईपी लोगों से अनुरोध किया था कि वे कुछ खास दिनों में प्रयागराज न पहुंचे। इसका उद्देश्य आम लोगों को बिना किसी बाधा के स्नान करने की सुविधा देना था। शाही स्नान के विशेष अवसरों पर वीआईपी उपस्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन फिर भी क्या वीआईपी इन दिशा निर्देशों का पालन करते हैं? हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक तस्वीर साझा की जिसमें दिखाया गया है कि 20 फीट चौड़ी सड़क पर आम लोगों के लिए केवल 10 फीट ही उपलब्ध है। शेष आधी सड़क वीआईपी मूवमेंट के लिए आरक्षित कर दी गई है। जब भीड़ इतनी अधिक हो कि पूरी सड़क भी अपर्याप्त लगे तो फिर इसे और संकुचित करना आम श्रद्धालुओं के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है? वीआईपी कौन होते हैं? क्या ये वो लोग हैं जो सत्ता के करीब है, धन बल रखते हैं या स्वयं सत्ता का ही एक रूप होते हैं? उनकी गाड़ियां, उनके आगे पीछे सुरक्षा अधिकारी, उनका अघोषित विशेषाधिकार, क्या ये लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत नहीं है?
जब पूरा देश महाकुंभ की ओर बढ़ रहा हो, आस्था सर्वोपरि हो और हिंदू संस्कृति तथा सनातन पर खुलकर चर्चा हो रही हो, तब क्या यह स्वीकार्य है कि कानून व्यवस्था केवल वीआईपी के लिए समर्पित हो जाए? आज स्थिति यह है कि महाकुंभ में अब तक 874 वीआईपी लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जबकि 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। क्या इस भेदभाव को उचित ठहराया जा सकता है? क्या संत और साधु भी अब ये महसूस कर रहे हैं कि वीआईपी संस्कृति धर्म की राजनीति और राजनीति के धर्म को मिटाने की दिशा में आगे बढ़ रही है? वीआईपी संस्कृति का ये विस्तार क्या लोकतंत्र, समानता और जनता की प्राथमिकता को खत्म कर देगा? ये प्रश्न हम सभी को खुद से पूछने की जरूरत है। पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को दो वर्ग में विभाजित करने का क्या संविधान अधिकार देता है? क्या कोर्ट में विचार होगा तो ये बात खड़ी रह पाएगी कि कोई प्रदेश की सरकार एक उद्देश्य से एक समय में एक जगह पर इकट्ठे हुए लोगों को दो वर्ग में विभक्त कर दे, एक को वीआईपी कह दे और एक को जनरल कह दे? ये क्यों किया आपने? आप हमें अंतर दिखाना चाह रहे हैं? हम बैठे के देखें, वो वीआईपी है, मैं तो जनरल हूँ। हाँ, वीआईपी तो कुछ लोग हो पाएंगे, 40 करोड़ आ रहे हैं, 39 करोड़ तो वीआईपी नहीं होंगे ना। 39 करोड़ तो जनरल में आपने डाल दिए, तो ज़्यादा लोगों को दुखी बना दिया आपने कि हाँ काश मैं भी, हे गंगा हे यमुना, मुझे क्यों वीआईपी तुमने नहीं बनाया। ये उलाहना सुनने के लिए माँ को मजबूर कर दिया आपने। ये शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद जी हैं। इनकी बात भी कोई आज की नहीं है और न ही ये केवल उस भगदड़ या हादसे से जुड़ी है जो महाकुंभ में हुई थी, बल्कि एक एहसास है जो लगातार बना हुआ है, ये समझने का कि महाकुंभ के भीतर व्यवस्थाएं कैसी हैं, वीआईपी संस्कृति का प्रभाव क्या है और इससे आम जनता को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि ये पृथ्वी का सबसे बड़ा मेला है जिसमें 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। यूरोप के कई देश इसमें समा सकते हैं। ये बात मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम अधिकारी भी खुले तौर पर स्वीकार करते हैं। महाकुंभ के लिए अलग नगर बसाया गया है जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अलावा एक नया जिला बन सकता है। यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिनमें पुलिस, अर्धसैनिक बल, पीएसी और सिविल डिफेंस के लोग शामिल हैं। हर बार अनुमान लगाया जाता है कि इस बार भीड़ पहले से अधिक होगी। 2001 में यह महाकुंभ 1200 हेक्टेयर में आयोजित हुआ था। 2013 में यह 3200 हेक्टेयर तक फैल गया और इस बार ये 4000 हेक्टेयर में आयोजित किया जा रहा है। व्यवस्थाएं कागजों पर तो पूरी दिखाई देती है। 1250 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है, 67,000 एलईडी लाइट्स लगाए गए हैं, 30 pontoon पुल बनाए गए हैं और 488 किलोमीटर लंबी सड़कें तैयार की गई है। 328 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम कैमरे और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। टेंट सिटी बनाई गई है ताकि किसी को ठंड न लगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। गंगा के किनारे पर्याप्त साफ पानी उपलब्ध नहीं है। शौचालयों की संख्या भले ही 1.5 लाख से ज्यादा हो, लेकिन गंगा किनारे खुले में शौच करते लोग भी दिखाई दे रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ की भयावह तस्वीरें सामने आई। कपड़ों के ढेर, अपनों को खोजते लोग, दर्द से भरे चेहरे, ये सब कुछ देखने के बाद सवाल उठता है कि क्या ये वीआईपी संस्कृति का प्रभाव है? क्या प्रशासन को पहले से अंदेशा नहीं था कि ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं? महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी प्रशासन की पूर्ण विफलता को लेकर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि प्रशासन केवल वीआईपी लोगों की सेवा में लगा रहा और आम जनता की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह विफल साबित हुआ। वे सुझाव देते हैं कि महाकुंभ की सुरक्षा सेना को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में सेवा भावी लोगों की कोई कमी नहीं है। वीआईपी संस्कृति पर लगाम लगाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सत्ता ही अब स्वयं को वीआईपी संस्कृति में तब्दील कर चुकी है। हादसे के बाद सांसद हेमा मालिनी महाकुंभ पहुंचती है, स्नान करती है और जब उनसे हादसे के बारे में पूछा जाता है तो वे कहती है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। क्या ये मान लिया जाए कि महाकुंभ में हुई मौतें भी केवल मुक्ति का एक साधन बनकर रह गई हैं, या फिर ये पूरा आयोजन एक बड़े व्यवसायिक मॉडल में तब्दील हो गया है? राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महाकुंभ से सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ होगा। यानी क्या अब आस्था पूरी तरह से एक व्यवसाय बन चुकी है? बड़े बड़े पंडालों में लाखों रुपए खर्च कर रात गुजारना भी पुण्य कमाने का साधन हो गया है। खास सुविधाएं सिर्फ खास लोगों के लिए है और आम जनता भगदड़, अव्यवस्था और असुविधाओं के बीच अपने आस्था के पर्व को जी रही है। सरकार ने महाकुंभ के लिए 3000 स्पेशल ट्रेनें, 7000 यूपी रोडवेज की बसें और कुल 13000 रेलगाड़ियों का संचालन किया, लेकिन हादसे के बाद विशेष ट्रेनें और बसों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। ये देश जल्द ही चीन को पीछे छोड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा और इस विशाल आबादी का बड़ा हिस्सा हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म, राजनीति, आस्था और सत्ता की
की संवेदनशीलता का ये संगम अब एक अलग रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री मोदी को भी 5 फरवरी को महाकुंभ में स्नान करना है। उन्हें इस हादसे का आभास है कि जिनकी मृत्यु हुई है वे सभी भक्त थे, सनातनी थे। लेकिन क्या इस देश में किसानों, गरीबों, छात्रों, महिलाओं और आम नागरिकों के संघर्षों की भी इतनी चिंता की जाती है? मणिपुर की स्थिति, यूपी बिहार में पेपर लीक, किसानों के आंदोलन, इन सभी घटनाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। भारत की राजनीति बदल चुकी है। अब ये संवेदनशील नहीं रही। सत्ता की संवेदनशीलता वीआईपी संस्कृति में समा चुकी है। सवाल ये उठता है कि क्या इस देश में कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी विचारधारा, कोई ऐसी पार्टी है जो इस व्यवस्था को चुनौती दे सके? इंतजार और उम्मीद को मरने मत दीजिए।